गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी बोर्ड मॉडल पेपर के बारे में। जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, बोर्ड का जो सैंपल पेपर जारी हुआ है, उस सैंपल पेपर को हम आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में जाने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो दूसरे चैनलों पर नहीं मिलती। आपको 12th का पूरा स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिल जाएगा। स्टूडेंट, जैसे हम पहले प्रश्न से शुरू करेंगे और हमारे जो पहले प्रश्न आते हैं वो सभी वन ओवर टाइप के होते हैं, बहुत विकल्पी प्रश्न होते हैं जिनके सही उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। जैसे मैं पहले प्रश्न की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि संकरण द्वारा प्रजनन की विधि नहीं है। अब यह चार ऑप्शन है: पुंज विधि, प्रतीप संकरण, वंशागति विधि और शुद्ध वंशक्रम चयन। तो यहाँ अगर हम शुद्ध वंशक्रम की चयन की बात करें तो ये किसकी विधि है? ये चयन की विधि है। किसकी विधि है? चयन की। और ये पूछ किसकी रहा है? प्रजनन की। तो प्रजनन की पुंज विधि है, प्रतीप संकरण है, वंशावली विधि है। बाकी शुद्ध वंशक्रम चयन क्या है? ये चयन की विधि है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान को हम क्या कहते हैं? काजरी। यहाँ काजरी के नाम से भी पूछ सकता था वो। ये कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स? तो ये स्थित है आपका जोधपुर में। नेक्स्ट में अगर बात करूं, डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का कार्य करते हैं। तो डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का कार्य एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज और पॉलीमरेज। अब यहाँ क्या है? यहाँ है आपका एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब क्या होता है? किनारे, यानी किनारों से काटने का कार्य करते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस हैं वो बीच से काटने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, आर आई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। अगर मैं आर आई प्लाज्मिड की बात करूं तो आर आई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? हमें एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स से। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स एक जीवाणु है, उसके द्वारा ये प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कीट को कॉटन वॉलवर्म के नाम से जाना जाता है? कॉटन वॉलवर्म तो किसको कहते हैं हम? हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा को हम क्या कहते हैं? कॉटन वॉलवर्म के नाम से जानते हैं। अगला अपना, रेगिस्तानी टिड्डी अंडे देती है। अब रेगिस्तानी टिड्डी कहाँ अंडे देती है? तो ये भूमि में अंडे देती है। आपसे प्रश्न पूछा गया है अंडे कहाँ देती है, तो ये भूमि में, या हम कह सकते हैं मृदा की ऊपरी सतह पर या रेत में ये अंडे देती है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगले प्रश्न हमारे कुछ इस तरह से हैं। सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट आए हैं इसमें। जैसे मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो नेक्स्ट है, कीटों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाली यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधि क्या होती है? खाई खोदना भी यांत्रिक विधि है, तने पर पट्टी बांधना भी यांत्रिक विधि है, हस्तजाल भी क्या है? यांत्रिक विधि है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी, यानी ये सारे ही विधियां कैसी हैं? यांत्रिक विधि है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, पायरेथ्रम नामक कीटनाशी प्राप्त होता है। पायरेथ्रम काफी इंपोर्टेंट है। किससे प्राप्त होता है? क्राइसैंथेमम से ये हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो डॉक्टर ईजे बटलर, जो ईजे बटलर है, इसको हम क्या कहते हैं? भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कवक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? कवक विज्ञान का जनक और पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अगला है, टमाटर का पर्णकुंचन रोग किसके द्वारा संचरित होता है? अभी किसके द्वारा संचरित होगा? सफेद मक्खी। संचरित होने का मतलब है फैलता है। किसके द्वारा? फैलता है। तो इसको फैलाने का कार्य कौन करता है? सफेद मक्खी करती है। ठीक है। नेक्स्ट अपना, राजस्थान के स्थानीय लोग किस रोग को मौल्या रोग के नाम से जानते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के स्थानीय लोग किस रोग को मौल्या रोग के नाम से जानते हैं? तो खाद्यान्न का पुट्टी रोग। जो खाद्यान्न फसलों में पुट्टी रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं राजस्थान का मौल्या। वैसे गेहूं में होता है। अगला है, काली स्लग का प्रकोप मुख्यतः होता है। काली स्लग, तो मैं आपको बता दूं काली स्लग का प्रकोप किसमें होता है? पान में होता है। जो पान की फसल होती है, पान की फसल में काली स्लग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, टिड्डे के मुखांग किस प्रकार के होते हैं? ये काफी अच्छा प्रश्न है और वैसे भी पूछा जा सकता है। अगर हम टिड्डे के मुखांगों की बात करें तो काटने और चबाने वाले, दोनों ही प्रकार के होते हैं, काटने और चबाने वाले होते हैं। अगला है, मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। मोम ग्रंथियां तो किसमें पाई जाती हैं? जो श्रमिक मधुमक्खी है उनमें केवल क्या पाई जाती हैं?
मोम ग्रंथियां पाई जाती है, केवल श्रमिक मधुमक्खियों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मत्स्य पालन की, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ लिमिटेड योजना राजस्थान के कौन से भाग में है? तो ये कहां चलाई जाती है? ये राजस्थान के दक्षिणी भागों में चलाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगर जिले पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और अगर यहाँ क्षेत्र पूछता है तो कौन सा हो गया? दक्षिणी भाग हो गया। अगला है अपना नीली क्रांति संबंधित है, काफी अच्छा प्रश्न। नीली क्रांति तो किससे संबंधित है? ये मछली उत्पादन से संबंधित है। अगर यहाँ नीली की जगह पीली आ जाता, ये दो अंतर आते हैं, पीली तो पीली किसका होता? पीली फिर हो जाता सरसों, या हम कह सकते हैं तिलहन। क्या कह सकते हैं अपन? तिलहन उत्पादन। पीली किस हो जाती? पीली हमारी हो जाती तिलहन उत्पादन से संबंधित। दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो कौन सी क्रांति है? वो है आपकी हरित क्रांति। अगर हम खाद्यान्न की बात कर रहे हैं तो हरित क्रांति, और दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो कौन सी क्रांति है? वो है श्वेत क्रांति। जैविक ईंधन की बात करें तो कौन सी क्रांति है? काली क्रांति, बायोडीजल से संबंधित काली क्रांति। तो ये प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। पहला पॉइंट अपना क्लियर होगा, जिसमें हमने 16 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। अब हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, आगे देखते हैं कौन से प्रश्न हमारे और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और दूसरे पॉइंट पे फिल इन द ब्लैंक्स, ये काफी इंपोर्टेंट है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी इसमें हमें क्या करना है? जो हमारे खाली स्थान है उन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब जैसे पहले की अगर हम बात करें, किसी जीव के किसी लक्षण में होने वाले आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन आकस्मिक एवं अचानक होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? उत्परिवर्तन। अगला है जिन पादपों में वांछित लक्षणों के लिए बाहरी डीएनए उपस्थित होता है ऐसे पादप कहलाते हैं। तो ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। वो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि ट्रांसजेनिक पादप क्या है, तो फिर ये क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी। अगला क्या हुआ? खाली जगह संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे प्राप्त किए जाते हैं, तो क्या हुआ? ऊतक संवर्धन के द्वारा। अगला है दीमक खाली जगह मिट्टी में रहना अधिक पसंद करता है। दीमक कैसी मिट्टी में रहना पसंद करता है? बलुई मिट्टी में रहना अधिक पसंद करता है। अगला है खपरा भृंग खाली जगह गण का सदस्य है, तो ये किस गण का सदस्य है? कौली और टेरा गण का सदस्य। कई बार पूछा गया है प्रश्न। अगला है भौतिक विष कीटों को खाली जगह क्रिया द्वारा मारते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा मारते हैं? ये निर्जलीकरण की क्रिया के द्वारा मारते हैं। अगला है सूत्रकृमियों को संघ खाली जगह में रखा गया है, तो किस संघ में आते हैं? निमेटोडा। इसको हम क्या कहते हैं? निमेटोड्स भी कहते हैं। सूत्रकृमियों को निमेटोड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये निमेटोडा संघ में आते हैं। अगला है केंचुए में उत्सर्जन खाली जगह द्वारा होता है, आपको पता है नेफ्रीडिया द्वारा होता है। केंचुए में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होगा। अगला है मछली के तेल में खाली जगह पर्याप्त मात्रा में होता है। क्या होता है? तो विटामिन ए होती है। मछली के तेल में क्या पाया जाता है? पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। अगला है कोलास सूत्रकृमि के नाम से भी जाना जाता है, तो होप्लोलेमस। क्या है? होप्लोलेमस जो सूत्रकृमि है उसको लास सूत्रकृमि के नाम से भी अपन जानते हैं। ये हमारे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब हम छोटे से प्रश्नों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें केवल एक लाइन में या एक शब्द में देने होते हैं। जैसे अगर हम चर्चा करें तीसरे प्रश्न की, तो यहाँ काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छे हमने आंसर भी यहाँ राइट किए हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रश्न की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। अगला है ग्राम्यन किसे कहते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। ग्राम्यन किसे कहते हैं? वैसे तो मैंने बताया था जंगली प्रजातियों की खेती करना क्या कहलाता है? ग्राम्यन कहलाता है। यानी पादपों या फसलों की जंगली प्रजातियों की खेती करना ग्राम्यन कहलाता है। दूसरा, बार्नेज एवं बारिस्टार जीन किस जीवाणु से लिए गए हैं? ये काफी अच्छा प्रश्न है, दूसरे चैप्टर से आया है। बार्नेज एवं बारिस्टार जीन तो ये किससे हुए हैं? बैसिलस एमाइलोक्विफेशियंस, बैसिलस एमाइलोक्विफेशियंस से लिए गए हैं। अगला है आवश्यकता से अधिक सिंचाई व खाद देने से फसलों पर नासी कीटों का क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम आवश्यकता से अधिक पानी देंगे, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करेंगे, आवश्यकता से अधिक उर्वरक देंगे, तो क्या होगा? कीटों का प्रकोप अधिक होगा। क्या होगा? कीटों का प्रकोप अधिक होगा। अगला है ऊतक क्षय किसे कहते हैं? काफी अच्छा है। ऊतक क्षय कोशिकाओं का मरना। पादप एवं जीवों में कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु होना,
ऊतक क्षय कहलाता है। आगे, सरसों के सफेद रोली रोग के प्रबंधन में उपयोगी कवकनाशियों के नाम। तो सरसों का सफेद रोली किसके कारण होता है? कवक के द्वारा। तो किसके द्वारा इसका नियंत्रण होगा? कवकनाशी। कवकनाशी कौन सी है? मेटालेक्सिल या मैनकोजेब। एक ही बात है, मेटालेक्सिल मैनकोजेब। अगला है, अंड जरायुज सूत्रकृमि से आप क्या समझते हैं? अंड जरायुज सूत्रकृमि से आप क्या समझते हैं? तो अंड जरायुज का मतलब हुआ जो अंडा भी देता हो और बच्चे भी पैदा करता हो, यानी वे सूत्रकृमि जिनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है तथा जीवित बच्चों को जन्म देते हैं अंड जरायुज सूत्रकृमि कहलाते हैं। निषेचन भी होता है जिसमें अंडे का निर्माण होगा, फिर अंडे से क्या बनेगा? बच्चा बनेगा, जो शरीर के अंदर ही बनेगा, यानी भ्रूण अंदर ही बन जाता है और बच्चे को ये जन्म देते हैं, यानी अंडा भी देते हैं और बच्चा भी देते हैं, दोनों चीज। अगला, जोक की लार में पाए जाने वाले प्रतिस्पंदक का नाम लिखिए। जोक की लार में पाए जाने वाले प्रतिस्पंदक का नाम। तो जोक की लार में क्या पाया जाता है? हिरुडीन पाया जाता है। जोक की लार में क्या होता है स्टूडेंट्स? हिरुडीन तत्व पाया जाता है जिसका औषधि महत्व तो काफी ज्यादा है। आगे अगर मैं बात करूं, किस ऋतु में मछली नहीं पकड़नी चाहिए? काफी अच्छा प्रश्न है। तो कौन सी ऋतु में नहीं पकड़नी चाहिए? वर्षा ऋतु में हमें मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए। ये हमारे अखंड के सारे प्रश्न हो गए क्लियर। अब जो अगला खंड है हमारा वो है बाखंड। बाखंड के प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े हैं जिनको हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वैसे हम देख लेते हैं 2-4 प्रश्न, छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनको। जैसे प्रश्न क्या है? उद्गम केंद्र से क्या अभिप्राय है? उद्गम केंद्र के प्रकार लिखिए। अब आपको क्या बताना है? उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें हेडिंग डालेंगे उद्गम केंद्र, फिर लिखेंगे वह स्थान जहां से पहले किसी फसल या पादप को देखा गया हो। सबसे पहले किसी फसल या पादप को देखा गया हो, उद्गम केंद्र कहलाता है। यह अवधारणा सर्वप्रथम वेविलोव नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई, वेविलोव द्वारा दी गई। उसके बाद उद्गम केंद्र के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं उद्गम केंद्र? तो उद्गम केंद्र सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक उद्गम केंद्र, वह स्थान जहां किसी फसल को जंगली प्रजातियों से उत्पन्न होना माना जाता है या किसी फसल को जंगली प्रजाति के रूप में पहचाना गया हो, वह स्थान क्या कहलाता है? प्राथमिक उद्गम केंद्र। एक होता है द्वितीयक उद्गम केंद्र, वह क्षेत्र जहां फसल की कृषि या खेती योग्य प्रारूपों में विविधता पाई जाती है, या हम कह सकते हैं वह स्थान जहां किसी फसल की खेती योग्य प्रजातियों को देखा गया हो, वो क्या होगा? द्वितीयक उद्गम केंद्र। जहां जंगली प्रजातियों को देखा गया हो, प्राथमिक उद्गम केंद्र। ये अपना फिनिश हुआ। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? पादपों में जो राइजोबियम मेलिलोटाई होता है, राइजोबियम मेलिलोटाई के निफ जीन को प्राप्त करके पादपों में प्रवेश करा देते हैं, जिससे उनकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता बढ़ जाती है। यानी पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता बढ़ाने के लिए राइजोबियम मेलिलोटी के निफ जीन को प्रवेश कराया जाता है, जिससे फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता का विकास हो जाता है। तो इसमें ये इस तरह से हमारे प्रश्न है, और ये जो हमारी पीडीएफ है इसमें पूरे पेपर का सॉल्यूशन टाइप है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहां ऐप डाउनलोड करके आप ये पूरी पीडीएफ और इसके साथ में 10 मॉडल पेपर, हमारे यहाँ हर विषय के एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री 10-10 मॉडल पेपर मिलेंगे, और हर मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन इसी तरह से मिलेगा जैसे इस पीडीएफ में आप देख रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां ऐप की लिंक दे रखी है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो